नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, संगीत सोम का संजीव बालियान पर बड़ा आरोप। संगीत सोम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बालियान ने मंत्री के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी थी। मां पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी। सुत्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदे हैं। अपनी कंपनी का इफ्को से अनुबंध करोड़ों कमाए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संगीत सोम का कहना है कि संजीव बालियान ने मंत्री रहते ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी थी। मां और पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीन खरीदी। वहीं शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री भी लगाई। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट और कारोबार में साझेदारी भी की। कंबाल कांड के आरोपी के साथ साझेदारी की। कई आपराधिक कांडों के आरोपों को भी संरक्षण दिया। तो संजीव बालियान के दोस्त ने इस दौरान संगीत सोम को मानहानि का नोटिस भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे प्रियम पाठक का रुख करेंगे। प्रियम, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि संगीत सोम ने जहां एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ संजीव बालियान के दोस्त उन्होंने संगीत सोम को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बिल्कुल रिया, देखिए ये लड़ाई अभी की नहीं है, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके की जुबानी जंग जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए जैसे ही पूरा हुआ है और रिजल्ट आए, उसके बाद ये आमने सामने की पूरी तरीके से कह सकते लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहाँ दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव बालियान का कहना है कि जो मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी ने लूज करी है, उसके पीछे की वजह है कि संगीत सोम ने अंतर्घात किया है और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको जिताने को लेकर जो है उन्होंने प्रयास किया है और उनको चुनाव लड़वाया है। और यही वजह रही है कि यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद थे, प्रत्याशी थे, सांसद प्रत्याशी, वो जीत नहीं दर्ज कर पाए। और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर लेटरवार भी साफ तौर पर देखने को मिला, बाकायदा एक पत्र देखने को मिला जिसमें इस तरीके के आरोप लगाए गए कि संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए विदेशों में जमीन खरीदी है और कई तरीके के उनके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए। और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक अब संगीत सोम पर संजीव बालियान के जो मित्र हैं उन्होंने मानहानि का जो है वो दावा किया है और 10 करोड़ रुपए से अधिक की ये मानहानि का जो कह सकते हैं दावा है वो किया गया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के अंदर भीतर घात जो है वो देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर ये 2 बड़े जो नेता बीजेपी के माने जाते हैं, काफी पुराने सीनियर लीडर के तौर पर हैं, उनकी अब जो लड़ाई है वो आमने सामने की हो गई है। और साफ तौर पर ये जो है वो देखने को मिल रहा है जहाँ पर दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई है उस पर भी वो इस तरीके का आरोप लगा रहे। 2022 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस बीच भी इस तरीके के आरोप जो थे वो देखने को मिले थे कि एक दूसरे की वजह से ही वहां पर बेहतर नतीजे जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, या जो नेता है वो एक दूसरे का सपोर्ट ना करके बल्कि विरोधी पार्टी के प्रत्याशियों का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में सरधना से जिस तरह से संगीत सोम हारे, उन्होंने हार का ठीकरा संजीव बालियान के सर फोड़ा। जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ता है, संजीव बालियान ने हार का जो ठीकरा है वो संगीत सोम पर फोड़ा। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। वहीं इस बीच जैसा आपने भी कहा, लेटर वॉर भी अब शुरू हो चुका है। संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज के दौरान एक लेटर वायरल होता है जो सभी मीडिया कर्मियों को दिया जाता है, जिसमें आरोप जो है भ्रष्टाचार का संजीव बालियान पर लगाया है। जिस तरह से अब आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है, संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम, क्या माना जाए लड़ाई आगे कितने आगे तक पहुंचते हुए, और यहाँ पर नफा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान किसका? देखिए साफ तौर पर अगर आप देखें इस लड़ाई में जो नुकसान है वो संगठन का हो रहा है, पार्टी का हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो विधानसभा की भी एक सीट लूज की गई और लोकसभा की भी एक सीट कहीं ना कहीं लूज हुई, और उसके पीछे की वजह थी कि अंतर्घात या आपसी तालमेल ना देख पाना, और वो कहीं ना कहीं बड़ी वजह रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हार किया जो है वो ठीकरा फोड़ते रहे हैं। संगीत सोम ने 2022 में कहा था कि जांच जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और या
जिस तरीके से संजीव बालियान को उनकी मदद करनी चाहिए थी वो उन्होंने करी। और अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, फिर एक बार जो है वो लोकसभा की सीट जो है वो लूज करी गई है, वहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसका साफ तौर पर जो नुकसान है वो संगठन को हो रहा है, और कहीं ना कहीं संगठन की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। देखना होगा कि संगठन की तरफ से इस पूरे प्रश्न को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या इसमें संगठन या जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस मामले में इंटरफेयर करते हुए किस तरीके से बीच बड़ाव कराते हैं। प्रियम, जिस तरह से 2022 में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में, तब भी संगठन की तरफ से ऐसी कुछ कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्यस्थता कराने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन वो रंग नहीं लाई। क्या माना जाए, अब क्या बीजेपी हाईकमान की तरफ से कुछ यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे मामले का? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर चूंकि ये मामला है, अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, हर जगह इसके लेकर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं इसके जरिए संगठन की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। तो ऐसे में काफी उम्मीद है कि शायद राष्ट्रीय संगठन जो है, राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा और उसमें देखेगा कि किस तरीके से इस आपसी अंतरकलह को दूर करना है। क्योंकि अगर ये इस तरीके से बरकरार रहेगा तो साफ तौर पर इसका आने वाले जो बाकी चुनाव है उस पर भी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, और पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इसको जो है इसका चुनावी रूप से जो है वो कोई भी खामियाजा उठाना पड़े। तो साफ तौर पर उम्मीद है कि जरूर शीर्ष नेतृत्व जो है वो उसमें इंटरफेयर करेगा, लेकिन कब तक करेगा, कैसे करेगा और दोनों के बीच में कैसे मध्यस्थता होगी या फिर मध्यस्थता का क्या रास्ता तय होगा, ये जरूर देखने वाली बात है। बिल्कुल, सभी की निगाहें इस पर होंगी कि किस तरह से बीजेपी हाईकमान जो है इस पूरे मामले को आगे जाकर मसले को हल करती है। प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी देंगे। वहीं अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। सभी एडीजी जोन, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। सभी आईजी, डीआईजी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी, डीआईजी बैठक में जुड़ेंगे। सभी डीएम और पुलिस कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव खत्म होते ही उन्होंने अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने में वो जुट गए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक की जाएगी, किस तरह से त्योहारों और कानून व्यवस्था को यूपी में बेहतर करना है, उसको लेकर ये बैठक। इस बैठक में सभी तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी एडीजी जोन, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, पुलिस कप्तान, सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ, यानी तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सीधा रुख करेंगे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे आचार संहिता थी, उस वजह से तमाम काम जो थे वो रुके हुए थे, वहीं अब क्योंकि आचार संहिता हट गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। यूपी में किस तरह से कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, इस संबंध में बैठक। प्रियम, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक को लेकर क्या खास और क्या विशेष? बिल्कुल रिया, देखिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा से एक बड़ा एक चैलेंज रहा है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की बेहतर हुई। और यही वजह थी कि अगर आप देखें 2022 में एक बार फिर रिकॉर्ड बनता है और मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे योगी आदित्यनाथ को जनता जो है उन पर भरोसा जताती है। तो इसलिए कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं से भी हीला हवाली जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ है उसके तुरंत बाद से वो उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। और आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल जो बैठक है वो शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के सभी आला अधिकारी जो है, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और जो जिले के अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जुड़ेंगे। इसमें साफ तौर पर सभी जिलों की जो रिपोर्ट है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था की जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे, उस पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में देंगे। और इस बैठक में सभी आला अधिकारी, मुख्य सचिव,
दुर्गा शंकर मिश्र, उनके अलावा प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव जो अन्य विभागों के हैं वो इसमें शामिल होंगे। डीजीपी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, नगर आयुक्त, सीडीओ इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उसमें चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में और कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कुछ शिकायतें आई तो उसकी विजय की क्या वजह रही है, क्यों नहीं उसको समय रहते उसका निस्तारण किया गया। तो इन सभी चीजों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और अधिकारियों को पहले से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए क्योंकि वो सभी तैयारी करके सब इस बैठक में आए, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा करेंगे और वहां पर देखेंगे कि कौन से जिलों में जो है वो कानून व्यवस्था बेहतर है, किन जगहों पर शिकायतें आ रही हैं और शिकायतें आ रही तो क्यों अधिक आ रही हैं। इन सभी चीजों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर करना है, चाहे वो त्योहारों को लेकर हो या फिर अन्य पर्वों को लेकर हो, तो उनमें कैसे कहीं पर भी कानून व्यवस्था जो है वो खराब ना हो और सभी जगह पर जो सरकार के निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, कानून व्यवस्था कहीं पर भी गड़बड़ ना हो, इसको लेकर सख्ती के साथ में जो है जो निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद अगर आप देखें रिया, लगातार हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में उन्होंने बैठक। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी कैबिनेट बैठक, कभी मंत्रियों के साथ बैठक, अब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। एक तरह से प्रियम, जिस तरह से शिक्षा को लेकर इससे पहले एक फैसले पर मुहर लगी, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर की जा सके, इसको देखते हुए समीक्षा बैठक, क्या माना जाए, क्या बड़ा संदेश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देने की कोशिश? देखिए, संदेश की कोई ऐसी विशेष नहीं है कि इस बैठक के जरिए कोई संदेश देना हो, क्योंकि अगर आप देखें उनकी कार्यप्रणाली का ये हिस्सा है कि वो समय समय पर अलग अलग विभागों को लेकर बैठक करते हैं और जिसमें सबसे अधिक जो बैठकें होती हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर होती हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे बेहतर और इसके अलावा हर विभाग को लेकर भी वो समय समय पर समीक्षा करते हैं। अभी जैसे ही सरकार 2024 के चुनाव से आचार संहिता हटी, इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो सभी अपने अपने विभागों की समीक्षा करें, विभागों में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करें और उसके बाद जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर विभाग की वो खुद समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज अभी कह सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर जो है ये एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है प्रेम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। भैया वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।